ठीक है भाई, चलिए सभी लोगों को नमस्कार। और आज का जो टॉपिक्स रहेगा हमारा, आज का टॉपिक्स है ट्रांसफार्मर। तो चल रहा है ट्रांसफार्मर में हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है और आज की जो क्लास रहेगी हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, और चौथी क्लास में चीजें आप लोगों को पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण किया जाता है कितने भागों में करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में 3 नंबर की जो क्लास थी उसमें हमने ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक में जो समीकरण थी उसके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। जिसने नहीं देखा है वो अपने पिछली क्लास देखे। ठीक है, तभी आप लोगों को आगे की चीजें समझ में आएगी। ठीक है, और जो बाकी के इसी प्रकार से हम जो चीजें है कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो क्लास के अंदर जो टॉपिक्स रहेगा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि आप लोग कोई चीज पढ़ने से पहले उस चीज के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, कि आज का जो टॉपिक्स है जरूरी नहीं आज जो चीजें पढ़ाई जा रही है या पिछली वाली जो चीजें आप लोगों को बताई गई है। ठीक है, लेकिन जो टॉपिक शुरू करने से पहले उस चीज के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेना चाहिए कि टॉपिक्स का कौन सा टॉपिक्स है और टॉपिक्स क्या कहना चाहता है। ठीक है, बाकी की जो डिटेल्स है वो चीजें आप लोगों को नोट करवाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा समझ लेना है कि जैसे कोई भी चीज की हम जिस तरफ जा रहे हैं भाई उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि रास्ता कहां तक जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम चलते जा रहे हैं अपन को पता ही नहीं है कि अपन को जाना कहाँ है। समझ रहे बात को? उस चीज के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से गहनता से आप लोग उसको देखा करो, उसके बाद में उस चीज को शुरू किया करो। ठीक है ना, आप रोजाना पढ़ते हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ने और ना पढ़ने का मतलब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज मिल जाती है कि आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से समझा करो। ये चीजें मैं आप लोगों को फर्स्ट में बताया था कि जो चीजें रटी हुई चीज आप लोगों को ज्यादा दिन तक याद नहीं रह सकती, जो चीजें समझी हुई चीजें हैं वो आप लोगों को लाइफ टाइम तक याद रह सकती है। ठीक है, याद रखने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई चीज समझोगे तब वो चीजें याद हो पाती है। ठीक है, ऐसे कई बार क्या होता है कि जैसे कोई चीज एक लाइन अपन ने पढ़ी है, एक लाइन पढ़ के हम जैसे रास्ते में चल रहे हैं तो वो चीज अपन दिमाग में आ रही है कि चीजें है, बस वही रील घूम रही है कि काम किस प्रकार से हो सकता है, तो उसको थोड़ा सी कोशिश करने समझने की। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स है थोड़ा समझने का ही है, लेकिन इस पिछली वाली क्लास थी समीकरण, वहां से आप लोगों को सवाल 2 या 3 सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से उसको देखिए। ठीक है, चल टॉपिक डालिए। आज का जो टॉपिक्स रहेगा हमारा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है उस ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण की मैं बात करता हूं तो ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण 7 भागों में किया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे, यहां हम लिख सकते हैं यह निम्न प्रकार के होते हैं, या निम्न भागों में बांटा गया, निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, तो बात हम यहां पे करते हैं कि यहां हमने डाला, पहले नंबर डाला मैंने आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर को जो बांटा गया है, आउटपुट वोल्टता के आधार पर भी ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है जिसको हम बोलते हैं उच्चायक ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, नंबर 2 आता है हमारे पास अपचायक ट्रांसफार्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हमारे पास होता है आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर। नंबर 2 आता है हमारे पास कोर के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर। ठीक है, कोर की संरचना के आधार पर भी ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है।
जिसमें पहला है करोड़ के आधार पर, करोड़ के आधार पर, उतार लीजिए इसको ऐसे कैसे, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारे पास सेल प्रकार के, सेल प्रकार के। नंबर 3 आता है बेरी प्रकार का, बेरी प्रकार के, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास 3 नंबर आता है, नंबर 3 आता है फेजों की संख्या के आधार पर, आधार पर, फेज की संख्या के आधार पर भी ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है हमारे पास सिंगल फेज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। नंबर 2 आता है 3 फेज, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। नंबर 4 आता है हमारे पास, नंबर 4 आता है शीतलन प्रणाली के आधार पर, शीतलन प्रणाली के आधार पर। शीतलन प्रणाली के आधार पर भी ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है वायु प्रकार के, वायु के आधार पर। इसके बाद में आता है वायु के आधार पर, तेल के आधार पर। नंबर 3 आता है नंबर 3 है इसके अंदर, और देख लेंगे भी नाम याद आ जाए इसको उसी प्रकार से लिख देंगे। नंबर 5 आता है पावर के आधार पर, पावर के आधार पर। पावर के आधार पर भी ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें हमारे पास होता है पारेषण, नंबर 1 यानी डिस्ट्रीब्यूशन वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली, और दूसरा है हमारे पास संचरण प्रणाली, ठीक है। और नंबर 6 आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, मेंट ट्रांसफार्मर, या इंस्ट्रूमेंट के आधार पर लिख लो, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, आधार पर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी हमारे पास 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, यानी कि के अंदर 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास सीटी व पीटी, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। तो ये था इसका कुछ वर्गीकरण ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो इन वर्गीकरणों में आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को उत्साहित ट्रांसफार्मर के बारे में बातें करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक होता है हमारे पास आउटपुट क्षमता के आधार पर, 7 नंबर, आउटपुट क्षमता के आधार पर, ठीक है। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास सीटी और पीटी के बारे में बातें हम इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होते हैं, दोनों प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग उतार लीजिए और इसके बाद में हम बातें करते हैं। फटाफट उतार लीजिए इसको। देखिए भाई, देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं, सभी के बारे में हमने पूरा वर्गीकरण लिख लिया है और आप लोगों ने उतार लिया है सारी चीजें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक यानी कि चैप्टर को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यानी कि टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक लंबा चैप्टर है और लंबे चैप्टर होने के कारण से पूरा वर्गीकरण आप लोगों को करना पड़ेगा और उस चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और जैसे वोल्टेज
लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज और हाई से लो कैसे किस प्रकार से बनती है, वो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से बिल्कुल बाकायदा आप लोगों को समझाया जाएगा। लेकिन आप लोग बने रहिए, बस आप जुड़े रहिए, आप लोगों का ही एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप लोग उस चीज को रेगुलर अगर देखते रहिए, ठीक है। अगर रेगुलर आप लोग देखते रहोगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग से सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करें और सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों को क्लास अपलोड हो उसी प्रकार से आप लोगों तक नोटिफिकेशन जारी हो जाए या पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि इसी प्रकार से हम वीडियो को शुरू करते हैं आगे की ओर। देखिए भाई, बातें आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम बात यहाँ पे करते हैं सबसे पहले आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास एक होता है अपचायक ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चायक ट्रांसफार्मर। उच्चायक ट्रांसफार्मर जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो अपचायक ट्रांसफार्मर होता है इसका अपचयन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक्स रहेगा हमारा उच्चायक ट्रांसफार्मर, ठीक है। पहला टॉपिक्स रहेगा हमारा जिसको हम बोलते हैं उच्चायक ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है भाई। देखिए अब इस चीज को समझिए कि उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि अब उच्चायक ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तन करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर या उच्चायक ट्रांसफार्मर। क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी, और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर किस प्रकार का बना रहे हैं, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, जो हमारे पास किस प्रकार का होता है, यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तन करने वाला होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हमारे पास जो टर्नों की संख्या कम रहेगी ना, वो तो हमारे पास क्या रहेगी, प्राइमरी रहेगी। मैं ये नहीं कहता प्राइमरी रहो चाहे सेकेंडरी रहो, लेकिन जिस वाइंडिंग के अंदर लपेटों की संख्या कम रहेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लो साइड बोलेंगे, और जिसमें लपेटों की संख्या ज्यादा रहेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज बोलेंगे। क्लियर हो चीजें। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है कि इसका जो कनेक्शन होता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो डेल्टा डेल्टा संयोजन प्रकार का होता है, और इसका प्रयोग जहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जहाँ पे अल्टरनेटर जब विद्युत का उत्पादन करता है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए हम सबसे पहले इसकी जो संरचना होती है उसके बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बनाना है डायग्राम। ये हमने बनाया है, यहाँ पे कोर बना रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई हमने ये जो इसका संरचना बनाया है, डायग्राम बनाया है, हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बनाया है, ठीक है। किसका बनाया है, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। देखिए यहाँ से सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि हमने ये बनाई यहाँ पे, यहाँ पूरा जो आयताकार बनाया है, कोर बनाई, क्या बनाई है, कोर बनाई है। और इस कोर के बीच में जो आप लोगों को डैश डैश दिख रहा है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है, क्या जा रहा है, पथ, या जिसको बोलते हैं रास्ता, पथ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे किस प्रकार की है ये कोर, करोड़ प्रकार की है। किस प्रकार की है, करोड़ प्रकार की, जिसमें NUI प्रकार की बनी हुई होती है। और इसमें हम बातें आगे और करेंगे, लेकिन थोड़े आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं कि इसके अंदर दो लिंब होते हैं। एक लिंब हमारे पास ये रही और दूसरी लिंब हमारे पास ये रही। इसमें लिंबों की संख्या की बात करें हम, लिंबों की संख्या क्या होती है, इतनी है 0, 2, यानी कि 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिंबों की संख्या 2 है ना, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो इसके ऊपर स्थापित हो रही है, यानी कि इसका जो फ्लक्स का जो लीकेज का जो मान रहेगा, लीकेज का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे पथ, यानी पथ हमारे पास जा रहा है, चुंबकीय पथ है, यहाँ पे इस दो लिंबों के माध्यम से, यानी दो के द्वारा क्या किया जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित किया जा रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि ये देखिए प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास इस साइड से, जिसको हम सप्लाई सोर्स से जोड़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास ये है V2 और V2 आउटपुट वोल्टेज, यानी सेकेंडरी वोल्टेज जिसको वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं। ये प्राइमरी है V1 और E1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास
प्राइमरी में लपेटों की संख्या कम है, कम दिया हमने, और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या ज्यादा है। यानी कि सपोज इसको मान लो आप कि यह हमारे पास 11 केवी वोल्टेज है। कितना है? 11 केवी वोल्टेज है, और इधर हमारे पास 33 केवी वोल्टेज हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज का मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बढ़ा है ना। तो यहाँ से 11 केवी हमारे पास यहाँ पे था, और यहाँ पे 33 केवी हो रहा है। तो हमारे पास कौन से ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। हम कह सकते हैं कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज को, हमेशा ध्यान रखना जो वाइंडिंग होती है हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज्यादा रहेगी। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे मान लें कि 5 टर्न हमने दिया है, सेकेंडरी के अंदर टर्नों की संख्या 10 होगी, तभी तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। हमने केवल एक एग्जांपल तौर पे आप लोगों को बताया है कि प्राइमरी के अंदर टर्नों की संख्या कम रहेगी और सेकेंडरी के अंदर लपेटों की संख्या ज्यादा रहेगी। इस वजह से हमारे पास ट्रांसफार्मर कौन सा बन जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा, यानी कि वोल्टेज का मान ज्यादा होगा। ये एग्जांपल तौर पे आप लोगों को मैंने बताया कि 11 केवी से 33 केवी बना रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग में तथा ऐसे लिख लो, प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कितनी रहेगी? अधिक रहती है, अधिक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि यह ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग ट्रांसलेशन यानी कि पारेषण या अल्टरनेटर आदि में किया जाता है और इसका संयोजन डेल्टा डेल्टा प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम, सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक। इस ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग पार्षण अल्टरनेटर आदि में किया जाता है और इसका संयोजन डेल्टा डेल्टा प्रकार का होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है? डेल्टा डेल्टा प्रकार का होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज या टर्नों की संख्या जिस प्रकार से दी जाती है उसी प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका। हम इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा N2 यानी कि हमारे पास जो सेकेंडरी टर्न्स है वो हमेशा प्राइमरी टर्नों से ज्यादा रहेगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी में लपेटों की संख्या कम रहेगी, सेकेंडरी में लपेटों की संख्या ज्यादा रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ओनली एक उच्च ट्रांसफार्मर यानी कि उच्च ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हम कर रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है सभी के? तो फटाफट इस चीज को उतारिए, और इस चीज को अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो इसको बारे में बूझिए। ठीक है, जो चीजें आप लोगों को बताने थी वो चीजें मैंने पूरी अच्छी तरीके से डिटेल से आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट बता दिया है। सभी ने उतार लिया ना? देखिए एक चीज और देख, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी हमने लिखा है ना, और एग्जांपल तौर पे आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जैसे मान लें कि 11 केवी हो रही 33 केवी हमने आप लोगों को बताया। तो हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये किस प्रकार का आएगा? निम्न वोल्टता, और ये हमारे पास कैसा रहेगा? उच्च वोल्टता, यानी कि हाई वोल्टेज साइड ये रहेगी
और लो वोल्टेज साइड हमारे पास ये रहेगी, जिसको हम LV बोलते हैं और इसको बोलते हैं HV। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम और चीजें क्या होगी, जैसे दूसरे तरीके से हम इसको बात कर सकते हैं कि जैसा हमारे पास इनपुट पावर जो दी हुई होती है, इनपुट पावर के मान को बढ़ाकर आउटपुट पावर को बढ़ाना, यानी कि इनपुट वोल्टेज निम्न वोल्टेज को आउटपुट वोल्टता के मान को बढ़ाना, यानी अधिकतम उसको करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हमने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बाद में नंबर 2 आता है अपसाइड ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को सभी की चीजें क्लियर हो रही है ना सभी के? तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो इसी प्रकार से बात करते हैं, जो चीजें क्लियर है तो उसको लाइक करिए फटाफट। अब नंबर 2 डालिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपसाइड ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, चीजें क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए भाई, हम बात कर रहे थे यहाँ पे नंबर 2 की अपसाइड ट्रांसफार्मर की, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने अपसाइड ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा है, उसी का क्या होगा, विलोम होगा, यानी कि जो उल्टा होगा। ठीक है, जो चीजें हमने अपसाइड ट्रांसफार्मर में पढ़ा है उसी प्रकार से हमने क्या करेंगे, अपसाइड ट्रांसफार्मर में उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है संरचना, तो इसका मतलब क्या होता है, अपसाइड का मतलब यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तन करना। देखिए हमने प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या क्या की है, ज्यादा की है, यानी टर्नों की संख्या क्या है, टर्नों की संख्या अधिक है, और यहाँ पे टर्नों की संख्या क्या है, कम है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हाई वोल्टेज और ये हमारे पास कैसा होगा, लो वोल्टेज होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कम, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपसाइड ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात यहाँ पे करते हैं कि वो फ्लक्स वाली बात होगी। जैसे मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे 11 kV ट्रांसफार्मर वोल्टेज हमारे पास है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे हमारे पास 11,000 वोल्टेज है। ठीक है, और ये हमारे पास जो 3 फेज के देता है 440 वोल्ट देता है। ठीक है, जो हमारे पास जो घरों में जो सप्लाई आती है उसी प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, यानी 11 kV को 440 वोल्टेज में क्या किया, उसको परिवर्तन किया है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चीजें क्लियर सभी को? देखिए सबसे पहले उसकी परिभाषा क्या लिखते हैं, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या, प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक तथा सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कितनी रहेगी, कम होती है। उसे क्या कहते हैं, अपसाइड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है भाई, बात दूसरी आती है हमारे पास कि इस ट्रांसफार्मर में लपेटों की संख्या तो अधिक होगी, लेकिन ये क्या करता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तन करता है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तन करता है। ठीक है, यानी कि उसकी प्राइमरी में वाइंडिंग लपेटों की संख्या अधिक रहेगी, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम रहेगी। ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं अपसाइड ट्रांसफार्मर। दूसरी बात यहाँ पे क्या आएगा, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग
उपयोग वितरण प्रणाली में किया जाता है। ठीक है, वितरण प्रणाली में किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का संयोजन डेल्टा से स्टार में किया जाता है। हम कह सकते हैं कि इसमें लपेटों की संख्या टर्नों में पहली हमारे पास ज्यादा होगी और सेकेंडरी में इसका टर्नों की संख्या कम रहेगी, यानी कि सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कम, प्राइमरी में ज्यादा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके बारे में हम बात यहाँ पे करते हैं, तो जैसे अपने जो घरों में जो 3 फेज सप्लाई होती है, 3 फेज सप्लाई एंड ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, उस जगह हम कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। कि हमारे घर के अंदर जैसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वितरण प्रणाली में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास 11,000 3 तारों के अंदर अवेलेबल होती है और 4 तार हमारे पास ट्रांसफार्मर निकालता है, यानी 3 तो 3 फेज के निकालता है और चौथा न्यूट्रल का निकालता है। ठीक है, तो यानी कि 11,000 वोल्टेज को वो 440 से 420 से 430 के अंदर क्या करता है, उसको परिवर्तन करता है। तो हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया यहाँ पे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं अपसाइन ट्रांसफार्मर। और ये चीजें आप लोगों को पता है कि इसका जो संयोजन होता है, इसका कनेक्शन होता है प्राइमरी डेल्टा में होता है और सेकेंडरी इसका स्टार में होता है। स्टार में कनेक्शन इस वजह से होता है क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट निकालता है, 4 तार बाहर निकलते हैं ना, इसी वजह से निकलता है, इस स्टार पॉइंट के माध्यम से। ठीक है, प्राइमरी में 3 होते हैं, डेल्टा प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में संयोजन होता है, उसके अंदर 3 ही तार दिए जाते हैं और 4 तार बाहर निकालते हैं सेकेंडरी में, स्टार में। ठीक है, तो ये था आज का आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग हमने अच्छी तरीके से पूरे डिटेल से, पूरी संरचना के साथ, उसका डायग्राम के साथ उस चीज को हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर फिर भी आप लोगों को वो चीज समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल इसको निसंकोच होकर आप पूछ सकते हो। ठीक है, समझना लेकिन आपको ही पड़ेगा, समझाना हमारा फर्ज है। हम आपको दोबारा समझा सकते हैं लेकिन आप कहोगे तब। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तभी चीजें बातें होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग इस चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जिस प्रकार से आप लोगों को वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को केवल ही आउटपुट वोल्टता के आधार पर ही आप लोगों को दोनों प्रकार हमने पढ़ाए हैं, उन दोनों प्रकारों के बारे में ही पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मिलेंगे हम दूसरा, जो हमारे पास दूसरा क्रोड की संरचना के आधार पर जो आपको बातें बताई गई थी, वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकारों के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मिलेंगे साथ। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपको बेहतरीन आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए। ठीक है, और चलते हैं, आज इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।